एफआईआई दबा करके बेच रहा है। ये आधा सच है, क्योंकि पूरा सच ये है कि एफआईआई दबा करके खरीद भी रहा है। लेकिन वो खरीद कहाँ रहा है ये आपको तब पता चलेगा ना, जब वो चीजें एक्सपेंसिव हो जाएंगी। और यही तो रिटेल इन्वेस्टर के साथ हमेशा प्रॉब्लम रही है कि एफआईआई जहां पर पोजीशन बिल्ड कर रहा होता है, रिटेल इन्वेस्टर वहीं से पोजीशन कट कर रहा होता है। तो कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे एफआईआई खरीद रहा है, एफआईआई के खरीदने से क्या होता है, ये सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जिनका बिजनेस हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखता है। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो ग्रो विथ अभी। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि एफआईआई डीआई के खरीदने से एग्जैक्टली होता क्या है। जब भी कोई स्टॉक आप देखते हो, चाहे उसका फंडामेंटल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो नहीं चलेगा, क्योंकि किसी भी स्टॉक को ऊपर ले जाने के लिए बड़ा पैसा चाहिए, बड़ा कैटलिस्ट चाहिए। और जो एफआईआई डीआई होते हैं ये इसी तरीके के कैटलिस्ट होते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि ये कैटलिस्ट किसी भी स्टॉक्स में कब घुसते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी हमेशा तो बुरी नहीं होती, राइट। ये कैटलिस्ट शेयर बाजार में उस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं जो शेयर फ्यूचर में अच्छा कर सकता है। इसी के साथ साथ वैल्यूएशंस कम हो चुकी है। एग्जाम्पल के तौर पे सोचो, ये जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं ये कोई बेवकूफ तो है नहीं, ये हमेशा वहां पैसा डालना चाहेंगे जहां पे चीजें सस्ती हैं, रिकवरी के चांसेस हैं, और जहां पे मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है वो किसी भी इशू से आसानी से डील कर सकता है। और यही रीजंस होते हैं कि ये जो बड़े कैटलिस्ट होते हैं किसी कंपनी में पोजीशन बनाते हैं। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो रिटेल इन्वेस्टर गलत तरीके से समझते हैं कि अगर किसी स्टॉक के अंदर 1% या 2% से एफआईआई इन्वेस्ट कर रहा है तो वो स्टॉक अच्छा है। एफआईआई डीआई किसी भी स्टॉक के अंदर अगर पोजीशन बिल्ड कर रहे होते हैं तो वो लॉन्ग टर्म विजन के लिए करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, वो पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर कहीं पे एफआई की पोजीशन बढ़ रही है तो आपको वहां पर इन्वेस्ट करना है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको भी उसी बड़े इन्वेस्टर जैसे सोचना है कि यार पोर्टफोलियो बनाता हूं जहां बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसको कहते हैं कॉपी इन्वेस्टिंग। तो अब जानते हैं वो स्टॉक्स जहां पे एफआई खरीद रहे हैं, लेकिन उनकी सच्चाई क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो रिस्क समझ लेना, किसी भी स्टॉक के अंदर एफआईआई खरीद रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टॉक अच्छा करेगा। सबसे पहली कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजी। अगर हम इसके वैल्यूएशंस की बात करें तो 48 का पीई है, आरओसीई 40 और आरओई 2, मतलब अच्छी कंपनी है ये। अगर आप देखोगे एक रीसेंट मेजर क्रैश हुआ, इस पे मैं आऊंगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, अगर आप ईयर ऑन ईयर लेवल पर देखोगे तो ऐसा कोई मेजर प्रॉफिट के लेवल पे कोई इशू नहीं है। अगर आप टॉप लाइन देखोगे तो टॉप लाइन में कोई इशू नहीं है। तो ये गिर क्यों रही है इसको समझो। अगर मैं एफआईआई की बात करूं तो यहां पे सेल ऑफ हुआ है, लेकिन जो एफआईआई ने बेचा है वो खरीदा किसने है, वो खरीदा है डीआईआईज ने। तो डीआईआई यहां पर बुलिश है, ये भी बड़ा इन्वेस्टर है, म्यूचुअल फंड है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये गिर क्यों रहा है इतना सारा, इसको समझो। अगर डिक्सन की बात करें तो 200 डे मूविंग एवरेज, ये जो आपको ब्लैक लाइन दिख रही है, ये 200 डे मूविंग एवरेज की है। इस समय पे ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, और एज ऑफ नाउ ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक 43% गिर चुका है। 43% का मतलब है कि ये कंपनी ऑलमोस्ट आधी हो चुकी है। क्या ये करेक्शन पहले है, हमेशा खुद से ये चीज पूछो। नहीं, अगर लास्ट टाइम ये गई थी ऑल टाइम हाई पे, उसके बाद 33% का करेक्शन इसमें पहले भी आया है, और जब पहले आया है उसके बाद ये रिकवरी आ चुकी है। उसके बाद अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर भी इस कंपनी के अंदर जो करेक्शन है वो 44% के आसपास आया था। मैं नवंबर 2022 से 2023 की बात कर रहा हूं। उस समय पे भी लोगों को लगा होगा कि ये डिक्सन जो है ये बर्बाद हो गई है, लेकिन उसके बाद देखो क्या होता है। 45% की करेक्शन के बाद ये कंपनी जो रैली देती है 600% के आसपास की रैली देती है, और उसके बाद वापस से 600% की रैली के बाद वापस से ये जो कंपनी है ये करेक्ट कर जाती है अप्रॉक्सीमेटली 37% तक। उसके बाद ये कंपनी कंसोलिडेट करती है, और आज की डेट में ये जो कंपनी है ये वापस से करेक्ट कर चुकी है 44%। अगर आप डिक्सन की हिस्ट्री उठा करके देखोगे तो हर रैली के बाद ये जो कंपनी है 35 से 45% तक करेक्ट होती है, और उसके बाद रिकवर
कर जाती है। सेम चीज आप मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो। आप इस बार बोल सकते हो कि ट्रम्प के वजह से हुआ है, आज से पहले आप कोविड का बहाना दे सकते हो, आज से पहले आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन अगर बिजनेस स्ट्रांग है तो ये कंपनी रिकवर कर जाएगी। एक और चीज जो इसके फेवर में काम नहीं कर रही वो थी इसकी वैल्यूएशंस, जो ऑलरेडी करेक्ट हो गई है। वैल्यूएशंस की बात करें तो ये जो स्टॉक है ये 126 के पीई पे चलता था। अगर आप किसी भी चीज़ को बहुत एक्सपेंसिव खरीदोगे तो वो गिरना है ही। अगर आप देखोगे इससे पहले जब 2023 के अंदर ये स्टॉक गिरा था तो इसका एवरेज पीई 71 के आसपास आ गया था। उसके बाद ये रिकवर हुआ था, आज की डेट में उससे भी सस्ता है। ये आपको 2019 के वैल्यूएशंस पे मिल रहा है। 2019 के वैल्यूएशंस पे डिक्सन टेक्नोलॉजी आज आपके लिए अवेलेबल है। अब यहां पर रिस्क क्या है इनका, है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अगर आप देखोगे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ये सिर्फ 4% के आसपास है। अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट महंगी होगी तब भी स्टॉक गिरेगा, टैरिफ लग गया तब भी ये कंपनी मुश्किल में आ सकती है। लेकिन ये वो बिजनेस है जिसने लोगों को ग्रोथ देखना सिखाया है, ये वो टेक्नोलॉजी कंपनी है और आज के डेट में 50% के आसपास गिर चुकी है। अगर एक अच्छी कंपनी है वो 50% गिर जाती है तो वो वैल्यू इन्वेस्टिंग की कैटेगरी में आ जाती है। तो अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर हो और आपने इसका हिस्ट्री देखा हुआ है कि भाई हिस्ट्री में ये गिरी है लेकिन वापस से ऊपर आ जाती है, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। क्या मैं कह रहा हूं कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन है? नहीं, आपके लिए मैंने छोटी सी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस कर दी। अगला जो हमारा स्टॉक है उसका नाम है होम फर्स्ट फाइनेंस। ये कंपनी 11,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। स्टॉक का पी 23 के आसपास का है। इसका जो प्राइस टू बुक है 2.88, रिटर्न ऑन एसेट 3.51, मतलब एसेट क्वालिटी अच्छी है, वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से सस्ती हो गई है। ये 5 के आरओए के आसपास चली गई थी। अगर आप देखोगे आज की डेट में ये गिर रहा है। अगर हम होम फर्स्ट फाइनेंस की बात करें तो होम फर्स्ट फाइनेंस में आप देखो सेम पैटर्न दिखाऊंगा मैं आपको। ये जो स्टॉक मार्केट है ना, ये बहुत प्यारी चीज़ है। अगर आप इसको समझ गए तो आप ये देखो, जब भी एक रैली आई है होम फर्स्ट में, यहाँ से यहाँ तक की एक रैली थी 68% के आसपास की, उसके बाद ये जो गिरावट हुई 34% के आसपास की हुई। और ये अभी की नहीं है, हमेशा से देखो एक मेजर रैली आती है 47% की, उसके बाद जो ये स्टॉक है ये गिर जाता है 30% के आसपास। ठीक है, रिसेंटली भी यही चीज़ हुई, एक अच्छी रैली आती है 66% की और वापस ये जो स्टॉक है ये गिर के 30% गिर चुका है। आप ये देखो, ये हिस्ट्री में 100 बार हो चुका है, पहली बार नहीं हो रहा। आप इस बार 100 अलग सिनेरियो समझ लो, ट्रम्प हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मार्केट इतना तगड़ा डिस्काउंट करती है ना कि आप जो सोच रहे हो मार्केट ऑलरेडी प्रेडिक्ट करके डिस्काउंट कर देती है। ये गिरा क्यों था? इसका एनपीए बढ़ गया था और इसके अंदर शॉर्ट टर्म में रैली आ गई थी, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो गई थी। और जब एनपीए बढ़ गया, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो गई, तो कंपनी तो गिरनी ही थी। अगर मैं इसके अंदर दिखाऊं एफआई की होल्डिंग, तो आप देख सकते हो इसमें जो एफआईआई है ना, ये लगातार बढ़ाता जा रहा है अपनी पोजीशन। जो प्रमोटर है वो बेचता जा रहा है, क्योंकि जो प्रमोटर है वो भी एक एफआईआई ही है। और प्रमोटर होल्डिंग नहीं भी होती किसी कंपनी में तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रोफेशनली मैनेज वो कंपनी हो जाती है। तो इसीलिए आपको ये देखना चाहिए, डीआईएस भी खरीद रहे हैं, एफआई भी खरीद रहे हैं, सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर है जो इस समय पे बैठा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ शेयर ही काफ़ी कम अवेलेबल हैं जो मार्केट में फ्लोटिंग है। राइट, तो होम फर्स्ट फाइनेंस आपकी नज़रों में होना चाहिए। ये वापस से वही ट्रेंड दिखा रहा है, 60% ऊपर गिर करके 30% क्रैश कर गया। और पास्ट में ये चीज़ हो चुकी है जैसे डिक्सन में हुई थी। अगला हमारा स्टॉक है पॉलीकैब इंडिया। पॉलीकैब इंडिया को अगर आप देखोगे तो 1,01,000 करोड़ के आसपास का ये मार्केट कैप है। स्टॉक का पी 38, आरओसीई 29, अगर आप आरओई देखोगे 21 के आसपास है। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, सेम चीज़ आप वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से देखो, वैल्यूएशन कितना ये नॉर्मल ट्रेड करता है 60, 56 इसके आसपास है ना। मीडियन पी 44 का है, आज का पी 38। स्टॉक वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से गिर गया है। अगर मैं इसके रेवेन्यूज़ की बात करूँ, बॉटम लाइन ग्रो कर रही है, यहाँ पे टॉप लाइन ग्रो कर रही है। यहाँ पर आप देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के रिजल्ट्स, तो रिजल्ट्स में भी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। अगर आप इस दिसंबर के रिजल्ट को पुराने दिसंबर के रिजल्ट से देखोगे तो भाई वो कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा है। अगर मैं एफआईआई की बात करूं तो आप देख सकते हो एफआईआई पोजीशन बढ़ा रहे हैं, डीआईआई पोजीशन बढ़ा रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर पोजीशन घटा रहा है। किसी भी कंपनी के लिए ना ये बेस्ट सिचुएशन है जहां पे रिटेल इन्वेस्टर भाग रहा हो अपने सारे के सारे स्टॉक्स बेच करके और बड़े इन्वेस्टर खरीद रहे हो। क्योंकि आप देखो दुनिया इंडिया के अंदर दबा करके बिकवाली हो रही है, लेकिन ये जो कंपनियां है ये एफआई के रडार में आज भी है, ये आपके रडार में भी होनी चाहिए। तो देखो पॉलीकैब इंडिया, यहाँ पे मैं एनालाइज कर रहा था, उसको हटा देता हूँ
देखो ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, एक मेजर करेक्शन आ चुका है। कितने परसेंट का करेक्शन आ चुका है इस समय पे? 13% का करेक्शन आ चुका है। अब देखो हिस्ट्री में ये कैसे काम करता है, जब भी एक बड़ी रैली आई है उसके बाद ये अप टू 21% गिरा है। एक बार गिरा 21%, यहाँ पर दूसरी बार गिरा 32% के आसपास। फिर अगर हम यहाँ देखें एक बड़ी रैली के बाद, रिकवरी के बाद 39% के आसपास का सेल ऑफ आया, और आज की डेट में वापस से 13% के आसपास का सेल ऑफ है। अभी यहाँ से हम मान लेते हैं कि भाई 20% और गिर जाएगा पॉलीकैब इंडिया, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। अभी 200 डे मूविंग एवरेज के पास ही है, तो जब तक ये इस वाले को बहुत ही मार्जिन से नहीं तोड़ता, मतलब आप ये मानो इसका जो मेजर सपोर्ट है वो है करीब 6700 के आसपास, अगर ये इसको नहीं तोड़ता वापस रिकवर कर जाएगा। लेकिन अगर ये इसको तोड़ देता है, अगर ये इसको तोड़ देता है तो पहला सपोर्ट हमें मिलेगा 10% नीचे। तो मान करके चलो अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो या करने की सोच रहे हो तो 20% का करेक्शन आ जाएगा, मार्केट कंडीशन बुरी रहती है तब। तो इस सिचुएशन के अंदर ये वाला स्टॉक भी आपकी नजरों में फॉर श्योर होना चाहिए। पॉलीकैब के अंदर देखो एफआईआई क्या कर रहे हैं, एफआईआई दबा करके खरीदे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, डीआई दबा करके खरीदे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। जो रिटेल इन्वेस्टर दबा करके बेचे जा रहा है, बेचे जा रहा है। पॉलीकैब इंडिया भी अच्छा है अगर आप वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो और लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इन्वेस्ट करना है, तो मैं पहले बता दूं, बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं आपको ये हिस्ट्री बता रहा हूँ, पहले भी हुआ है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, करने वाले थे या कर चुके थे और आप डरे हुए हो ना, तो आप ये देखो पास्ट में ये हो चुका है। ये चीज़ ऐसा नहीं है पहली बार हो रही है, बाजार है, बाजार में करेक्शन आता ही है। अगला स्टॉक जो है हमारा उसका नाम है BSE, है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मार्केट क्या है 1,09,000 करोड़ के आसपास का, स्टॉक का P60 का है, ROC 46, ROE 36। ये मनी मेकिंग इंजन वाली कंपनीज हैं, राइट, हाई कैश फ्लो वाली कंपनीज हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना, टेक बेस्ड कंपनीज हैं। आप देखो यहाँ पे वैल्यूएशन करेक्शन कैसे हो रहा है, टाइम करेक्शन के साथ, प्राइस करेक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये टाइम करेक्शन हो रहा है इस समय पे, ठीक है। आप यहाँ पर देखो, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा तो पूरी वीडियो देखते रहना। ऑल टाइम हाई के रेवेन्यू चल रहे हैं भाई, ठीक है, ऑल टाइम हाई के टॉप लाइन ग्रोथ आपको दिख रहे हैं। बॉटम देख लो, एफआईआई यहाँ पर क्या कर रहा है, एफआईआई यहाँ पर खरीद रहा है, डीआई क्या कर रहा है, डीआई यहाँ पर खरीद रहा है। बेच कौन रहा है, पब्लिक बेच रही है भाई। मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आप कह रहे हो कि अगर इंडियन स्टॉक मार्केट नहीं चलेगी तो ये बर्बाद हो जाएगी कंपनी, आपको सीरियसली लगता है? ऐसा नहीं होगा, राइट, स्टॉक एक्सचेंज है। आपको लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट बर्बाद होगी? नहीं, अगर ट्रेडिंग होती रहेगी तो ये कंपनी पैसा बनाती रहेगी, तो इसलिए ये भी आपकी नज़रों में होनी चाहिए। एक और कंपनी इसी से लिंक है, और इन सब के बातों में एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज आप फंस जाओगे, बहुत बड़ा रिस्क भी है। क्या है अगली कंपनी हमारी? CDSL की बात करें, 27,000 करोड़ की कंपनी है, स्मॉल कैप की कंपनी है, वोलेटिलिटी आनी ही है। स्टॉक का PE 58 के पास है, ROCE 42, ROE 32। मतलब समझ रहे हो कितने अच्छे से कैश को मैनेज कर रही है ये कंपनी और ग्रो कर रही है। और इस समय पे आप देखोगे एक मेजर करेक्शन के साथ जा रही है। CDSL का अगर मैं चार्ट दिखाऊं ना आपको, CDSL, ठीक है, CDSL इस समय पे कितना गिर गया अपने ऑल टाइम हाई से, अपने ऑल टाइम हाई से इस समय पे 33% के आसपास गिरा हुआ है। CDSL की बात कर रहा हूँ, पास्ट में हुआ ही ये, पहले बिल्कुल हुआ है भाई। यहाँ से यहाँ तक देखो 37% गिरा, उसके बाद रिकवरी आई, उसके बाद वापस से 36% गिरा, ठीक है। उसके बाद जब ये गिरता रहा ऑल टाइम हाई से यहाँ तक की सिर्फ गिरावट देखें तो 46% की गिरावट है। इसके बाद जो रैली आई ये आई 300% की, और उसके बाद वापस से ये जो स्टॉक है ये गिर गया 47%। तो 47% का करेक्शन इसके ऑल टाइम हाई से, आप मान करके चलो इतना तो होना ही है। कोई भी स्टॉक 30% से ज़्यादा गिर जाता है तो वो ओवरसोल्ड जोन में आ जाता है। करंटली RSI देखोगे ओवरसोल्ड जोन में, जब भी ये RSI इसके आसपास आई है, हिस्ट्री बता रहा हूँ मैं आपको, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी देख सकता है, आकर के ज़रूर देखना। RSI 30 के जब भी पास आई है, एक पुल बैक आया है इसके अंदर। प्राइस देखो यहाँ पे RSI आई, पुल बैक आया, ये देखो यहाँ से यहाँ तक की ग्रोथ, यहाँ पर देखो यहाँ से यहाँ तक की ग्रोथ है ना, फिर RSI नीचे आ रही है, फिर यहाँ से एक मेजर पुल बैक आ सकता है। तो ये सारा डेटा आपके सामने है कि कहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर भाग रहा है। अगर आपको ये लग रहा है ना कि इन सारे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना बेकार हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचो, बिजनेस पर्सपेक्टिव से ये अच्छे हैं। मैं कह रहा हूँ जैसे आप FI की तरह अपना पोर्टफोलियो बनाते हो, 10, 12, 15, 20 कंपनीज का पोर्टफोलियो बनाते हो आप अपनी, जहाँ पे ये गिरावट वाली कंपनीज आपने पिक करी हुई है। मैं कह रहा हूँ 20 कंपनी में से या 10 कंपनी में से 6 कंपनी जीरो हो जाती हैं, राइट, 6 कंपनी जीरो हो जाती है। मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, और इक्वली पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। जो बची हुई 4 कंपनियां हैं वो रॉकेट बन जाती है, क्योंकि बिजनेस पर्सपेक्टिव से तो अच्छा ही है, तो आपका पैसा फिर भी यहाँ पे ग्रो कर जाएगा। क्यों? क्योंकि आप
लिमिटेड पैसा डाल रहे हो। स्टॉक मार्केट में दिक्कत क्या है, डाउन साइड लिमिटेड है, मतलब 1 लाख रुपए डाला जीरो हो जाएगा, ये लिमिटेड है कि 1 लाख का जीरो हो सकता है, दिस इज योर बिगेस्ट लॉस। लेकिन अगर मैं अपसाइड की बात करूं तो अपसाइड कितना भी है, अपसाइड में लिमिट नहीं है, डाउन साइड में, लोअर साइड में आपके पास लिमिट है, ये हम नहीं सोचते। इसलिए कहते हैं कि स्टॉक मार्केट ना एक मिरेकल है। अगर आप स्टॉक मार्केट में अच्छे स्टॉक्स को बुरे टाइम पे खरीदोगे, आपको मैं बोलूं कि यार एक ना रोड के साइड की ज़मीन है, जा करके खरीद लाओ, आप बोलोगे मैं खरीदने तो जा रहा हूँ लेकिन यार महंगी मिल रही है, क्यों? अरे भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या हो जाए, जिसकी वो ज़मीन है ना उसके घर में दिक्कत हो जाए, कोई भगवान ना करे किसी के घर में दिक्कत हो, बट उसके घर में दिक्कत हो जाए, तो जो रोड साइड की जो ज़मीन है आपको जो 2 करोड़ में बेच रहा था, बोलेगा भैया एक काम करो 1.5 करोड़ में ले लो, मार्केट से ना 50 लाख सस्ता दे देता हूँ। आप बोलोगे भाई क्यों दे रहा है, कह रहा मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो आप दे रहे हो जब उस ज़मीन की कीमत आज भी उतनी ही है, समझ रहे हो, क्योंकि रोड तो आज भी जा रही है ना, तो उस केस में आपको महंगी चीज सस्ती मिल जाएगी क्योंकि जरूरत है, एक बुरा टाइम चल रहा है उसका। और वही अगर बुरा टाइम नहीं चल रहा होता तो वही जमीन आपको 2 करोड़ में भी अच्छी लग रही है, आप कहते हैं यार बेच रहा हो तो मैं ले लूं, लेकिन जब वो बेच रहा होगा तो आपको लग रहा होगा ये 1.5 करोड़ नहीं 1 करोड़ और कम हो जाए, 50 लाख में ले लूँ मैं। तो अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हो तो महंगी चीज़ जब सस्ती मिलती है तब लोगे ना, महंगी चीज़ जब महंगी मिल रही है तो क्यों लोगे, है ना। तो ये बुरा टाइम है इन कंपनीज का, और बुरे टाइम्स में ही आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो लॉन्ग टर्म में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, भाई मार्केट के अंदर जब गिरता है तो SIP बढ़िया होती है। ये सारी कंपनी फॉलिंग नाइफ है, अगर चाकू गिर रहा है तो पकड़ोगे तो हाथ कट सकता है ना, लमसम करने जाओगे तो हाथ कट सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में SIP करो, धीरे धीरे गिरने दो। मैं कह रहा हूं आप 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, मान लो तो गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, गिरने दो। स्टार्टिंग के 1.5 साल आपको रेड ही दिखेगा पोर्टफोलियो में, ये मत सोचो कि आज खरीदूंगा कल ऊपर, ऐसा नहीं होता, वो रेड ही दिखेगा क्योंकि गिर रहा है अभी माल, ठीक है। लेकिन क्या पता मार्केट का कल मूड अच्छा हो जाए, कल से मार्केट रिवर्सल दे दे, बॉटम तो किसी को नहीं पता होगी, ना आपको पता है ना मुझे पता है, राइट। तो इस तरीके से मैं आम भाषा में, बहुत बेसिक भाषा में आपके साथ बात इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको 100 ज्ञान दे दूंगा, आपको मतलब नहीं है। स्टॉक मार्केट ना लंबा गेम है, बुरे टाइम में अच्छे स्टॉक्स खरीदो और बैठे रहो टाइट से, गिरने दो, रेड हो रहा है होने दो। आप तो इन्वेस्ट 5 साल 6 साल 10 साल के लिए कर रहे हो। अगर आप ये कह रहे हो कि भाई मैं आज ही खरीद रहा हूँ, आज ही बेच दूंगा, कल ही बेच दूंगा, तो मत खरीदो यार, ये स्टॉक गिर रहे हैं, ये अभी गिरेंगे, ठीक है। इसलिए तो बात हो रही है कि SIP अच्छा है, हर महीने थोड़े थोड़े पैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। जब ये स्टॉक गिर जाते हैं ना मुझे अच्छे लगने लगते हैं, क्योंकि जब ये महंगे होते हैं मैं खरीद ही नहीं पाता। तो वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, साइनिंग ऑफ।